आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास करेंगे और पूरे फिजिक्स का अगर बात करें तो ये चौथा क्लास है, क्योंकि 2 क्लास हम पहला चैप्टर में लिए थे और यही 2 क्लास दूसरे चैप्टर में भी है। पिछली क्लास में जो भी मुख्य चीजें था, जो महत्वपूर्ण बिंदु, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोगों को बस 2 चीजें देखना है। आज के इस क्लास में ना हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो 2 चीज कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज तो हम लोग आज देखने वाले हैं किरण आरेख, लेंस में, ठीक है ना। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे किरण आरेख, कहां पर? लेंस में। लेंस में किरण आरेख देखेंगे। और दूसरा जो हम लोग आज चर्चा करेंगे वो है लेंस सूत्र का सत्यापन, ठीक है ना। दूसरा चर्चा करेंगे लेंस सूत्र का सत्यापन, याद रखिएगा। 2 चीजों के ऊपर आज चर्चा होगा, एक तो किरण आरेख और दूसरा लेंस सूत्र का सत्यापन, ठीक है बाबू। ये 2 चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना अब यही 2 चीज महत्वपूर्ण बच गया है। अच्छा, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग अगर बात करें पिछली क्लास का, तो पिछली क्लास में कुछ चीजें हम आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो। जैसे ये, एक मिनट, जैसे ये आपका हो गया लेंस। ये कौन सा लेंस है बाबू, जरा एक बार बताना आप लोग। ये कौन सा लेंस है, जरा बताइए। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। आप लोगों को हम बताए थे कि उत्तल लेंस में अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश का किरण आएगा, प्रधान अक्ष ये वाला हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगा तो वो फोकस से होकर के जाएगा। ये जो आपका बिंदु है ये फोकस कहलाएगा, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी बिंदु आ जाए, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी बिंदु आ जाए तो वो कहां से होकर के जाएगा? फोकस से होकर के ही जाएगा। बताए थे ना, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी बिंदु है तो वो फोकस से होकर के ही जाएगा। ये तो हम आपको बता दिए थे उत्तल लेंस में। ये किस में बता दिए थे बाबू? ये हम आपको बताए थे उत्तल लेंस में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम आप लोगों को अवतल लेंस भी बताए थे। अवतल लेंस में क्या बताए थे, बताओ भाई। अवतल लेंस में क्या बताए थे कि अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश का किरण आएगा, जैसे ये प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां से ना ये इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है बाबू, इधर की ओर मुड़ जाएगा। यहां से प्रकाश का किरण आएगा, ये फैल जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, और पीछे में ये मिलता हुआ प्रतीत होगा यहां पर। इधर से भी ये वाला बिंदु यहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो इस तरीके से जितना भी प्रकाश का किरण होगा वो फैलता हुआ प्रतीत होगा, और ये हो गया प्यारे बच्चों अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी। ये सब चीजें तो हम आप लोगों को बता दिए थे ना पिछली क्लास में। रिवीजन करके आए हैं आप लोग? सही से बताइएगा तो। सर नहीं समझ में आ रहा है। भाई आदमी कैसे हो भाई, हैं? अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, खाली मतलब कुछ भी कमेंट में आकर के लिख देना है। अभी हम कुछ पढ़ा कहां रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी तो हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो पिछली क्लास में हम आपको करवाए थे, हैं? जो पिछली क्लास में करवाए थे वो हम करवा रहे हैं भाई। तो इसमें ना समझने और समझने वाला बात कहां से उठता है? बात समझिए थोड़ा, समझ में आ गया ना। अभी तक तो हम कुछ करवाए भी नहीं किए, कुछ करवाते कुछ समझाते तो बात था कि हाँ सर नहीं समझ में आया। कुछ करवाए भी नहीं है फिर भी कह रहा है कि सर नहीं समझ में आया है। मतलब क्लास में जुड़ना है, आप झूठों की आंख बंद करके लिख देना कि सर नहीं समझ में आया। समझ में आ गया ना। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, उबतल लिखा गया है, अवतल यहां पर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है। चलो बाबू, अब जरा एक चीज ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बढ़िया चीज हम बताने जा रहे हैं अब आप लोगों को, ठीक है। अब हम ना आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो बड़ा शानदार चीज है। ये प्यारे बच्चे हो गया आपका उत्तल लेंस। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए कि उत्तल लेंस में अगर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आए, अगर ऐसे आएगा तो ये फोकस होकर के गुजरेगा। ये तो हम आपको बता दिए हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर के गुजरेगा। लेकिन आप सोचो प्यारे बच्चों कि अगर यहां पर एक फोकस है, अगर प्रकाश का किरण फोकस से होकर के ही आए तो कैसे जाएगा? आप बताओ ये कैसे जाएगा? अगर प्रकाश का किरण कोई ऐसे आ रहा है, फोकस से होकर के आ रहा है, तो बताइए ये कैसे अपवर्तन होगा? ध्यान रखिएगा, जब प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से होकर के जाता है, तो सीधे उसका उल्टा करेंगे। जब फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर होकर के जाएगा, यानी कि यहां से ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा।
जब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस होकर के गुजरती है। उसी का उल्टा अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आए, ये फोकस है ना, तो अगर फोकस से होकर के आए तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बाबू, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत हो जाएगा। सुन लीजिए कैसे सर, काहे ऐसे बात बोलते हैं कि दिक्कत हो जाएगा, कैसे होगा जरा सुनिएगा ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये उत्तल लेंस है और उस पर हम एक प्रधान अक्ष खींच दिए, ठीक है ना, यहां ध्रुव P हो गया। चलिए अब जरा हमको ये बताइए, तो वो फोकस, यहां पर एक फोकस होता है, एक फोकस यहां पर है, यहां पर 2F हो जाएगा, ठीक है ना। इधर साइड भी फोकस होता है, फोकस तो दोनों तरफ होता है लेंस में, ठीक है ना। इधर साइड भी ये फोकस हो गया, इधर साइड 2F हो गया, यानी फोकस का दुगना दूरी। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर कोई वस्तु यहां पर है, प्यारे बच्चों अगर कोई वस्तु यहां पर है, वस्तु का हम नाम कुछ भी रख लेंगे, वस्तु का नाम हम ए भी रख लेते हैं, यानी कि ध्रुव P है। अब हमको यह बताइए, अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो उत्तल लेंस में, ज्यादातर प्रकाश परीक्षा के बारे में ना लेंस वाला अगर चैप्टर से बात किया जाए, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से, तो उत्तल लेंस के बारे में ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है, और उत्तल का ही इस बार आएगा, एकदम कंफर्म कह रहे हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों जरा ये बताओ, अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताइए तो। फोकस और ध्रुव के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस प्रकार के सवाल में आपको एकदम सिंपल ट्रिक इस्तेमाल कर लेना है। पहला ट्रिक कि भाई इसको ना एकदम इस तरीके से समांतर करेंगे, पहला ट्रिक है कि इसको इस तरीके से क्या करेंगे, समांतर करेंगे, और जब प्रधान अक्ष के समांतर आया तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा। पहला तो ये समझ गए, कहां से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा प्यारे बच्चों, ये सीधे यहां से ध्रुव से होकर के इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। और अब अभी जो खेला है उसको समझिएगा, पीछे इसको डॉट डॉट से मिलाया जाएगा, ठीक है। ये वाला भी पीछे ऐसे गया, और जहां पर इसका कटान बिंदु बना, कहां पर कटान बिंदु बना बाबू, यहां पर, इसका प्रतिबिंब जो है वो यहां पर बनेगा, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर इसका प्रतिबिंब बना, मान लेते हैं A डैश B डैश। यानी कि आप देखिए वस्तु इतना छोटा था, ठीक है ना, हम यहां पर एकदम बढ़िया से लिख देते हैं, ये आपका हो गया वस्तु, ठीक है ना, और ये आपका हो गया प्रतिबिंब। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। तो बाबू जरा अब सोचो, वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, और जानते हैं ये सरल सूक्ष्मदर्शी को दर्शाता है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। परीक्षा में आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचे, परीक्षा में आपके सवाल आ जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख यही है कि अगर कोई वस्तु, देखो बाबू जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसका काम क्या होता है, छोटा चीज को बड़ा बना करके दिखाना। माइक्रोस्कोप का काम यही ना होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का काम यही ना होता है। तो वस्तु इतना छोटा है, उसको इतना बड़ा दिखाएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी का काम यही होता है। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, बताओ भाई। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं। अगर कोई वस्तु इतना छोटा है तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, और यह सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख है। परीक्षा में सवाल आता है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है ना। परीक्षा में ऐसे सवाल आएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में सवाल आएगा। हम आपको सवाल दिखा रहे हैं कैसे एग्जैक्ट सवाल पूछा जाता है, परीक्षा में एग्जैक्ट कैसे सवाल पूछा जाता है हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। हाँ, ये वाला 2 सवाल यहां से बन जाता है, ठीक है ना। देखिए सेम सवाल जो अभी हम आपको बताए हैं, ये 2015 में और 2024 में पूछा है। 2024 मतलब इसके पहले के पहले बार, मतलब 25 में नहीं पूछा है तो 26 में चांस बनता है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया बाबू, ठीक है। अभिनव, क्या नाम है इस एक लड़के का नाम है, जरा बताइएगा उनका नाम, एक मिनट। अभिनव आनंद, आप अपना ना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर जो है शेयर करिएगा हमारे साथ प्लीज। अभिनव आनंद, ठीक है। हाँ, आपके साथ जो भी परेशानी हो रहा है हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। एक बार जरूर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें शेयर कर दीजिएगा। चलिए जरा देखिए ध्यान से, अभी जो हम आपको बता रहे थे सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख से खींचिए, है ना बाबू। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचने के लिए बोल रहा है, तो आराम से हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी वाला भी किरण आरेख हम लोग तो समझ गए ना। तो लिख देंगे, जब उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, प्यारे बच्चों उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखेंगे, लेंस और फोकस के बीच में। अभी जो हम आपको एग्जांपल देकर के बता रहे थे ना, लेंस और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
जब हम लोग वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं। सेम वही चीज तो अभी हम आपको बना करके दिखा रहे थे, हैं? सेम वही चीज तो हम आप लोगों को अभी बना करके दिखा रहे थे। रुक जाइए, अभी तुरंत हम आपको दिखा देते हैं फिर से। जरा समझिए, ये वाला जो अभी चित्र हम आप लोगों को दिखा रहे थे, ठीक है ना, ये वाला जो चित्र प्यारे बच्चे अभी हम आप लोगों को दिखा रहे थे, इसमें लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हुए हैं, और लेंस और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना। इसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो भाई लिख देंगे कि जब उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन गिलास या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसी को सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन ग्लास भी कहते हैं। आवर्धन ग्लास मतलब होता है जो चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाए। जो चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है ना, उसको क्या कहते हैं, आवर्धन ग्लास कहते हैं। क्लियर बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ जल्दी से, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ चाहे ना, एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर लिखिए ना कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बाबू, यस। अब देखिए सारे बच्चों का आ रहा है कि सर जी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। संस्कृत ग्रामर हम बहुत जल्द शुरू करवा देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। संस्कृत ग्रामर का जो क्लास है ना वो बहुत जल्द आपका हम स्टार्ट करवा देंगे। बोले तो कि सुबह वाला बैच जैसे हमारा खत्म होता है संस्कृत ग्रामर आपका स्टार्ट करवा देंगे। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो आप लोग समझ गए। सेम क्वेश्चन यहां भी आएगा, इस तरीके से भी करके क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित, तो भाई अभी जो प्रतिबिंब बनाए ये आभासी है, सीधा न है, आभासी है प्रतिबिंब, ठीक है ना। आभासी मतलब काल्पनिक, और क्या है आवर्धित मतलब बहुत बड़ा। तो कह रहा है कि आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, सचित्र बताइए। तो लिख देंगे कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गया बाबू? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब अगर यहां तक में किसी प्रकार, अच्छा ये वाला दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, इतना तो हम आपको कह देते हैं, ये दोनों में से कोई एक प्रश्न तो जरूर आएगा, 100% कह रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी। इसलिए ना इसको आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अभी हम आप लोगों को जो बताए कि वस्तु को कहां पर रखे हुए हैं, वस्तु को कहां पर रखे हुए हैं, वस्तु को रखे हुए हैं लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर सेम पैटर्न में प्यारे बच्चों वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर सेम पैटर्न में वस्तु को, ऐसे तो पूरा चीजें याद करने का जरूरत नहीं है, वस्तु को कहां कहां पर रखना है हम आपको बता देते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है सिर्फ वही क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, हम फिर से इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। आप लोग जरा बताइए तो कि उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, फोकस की दुगनी दूरी पर, यानी कि 2f पर। अगर ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना, और उत्तल लेंस में ये प्रधान अक्ष हम खींच दिए, उत्तल लेंस में हम ये प्रधान अक्ष खींच दिए, ध्रुव P हो गया, यहां पर फोकस F हो गया, और ये फोकस का दुगना दूरी 2f हो गया, ठीक है ना। अगर हम किसी वस्तु को 2f पर रखते हैं, आप बता सकते हैं कोई बच्चे किसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ बाबू, अगर किसी वस्तु को 2f पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताइए, बताओ बाबू जल्दी से। अगर किसी वस्तु को 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जरा ये बता दीजिए।
2f पर ही बनेगा। वाह, बहुत बढ़िया जी। चलिए देख लेते हैं। अगर प्रतिबिंब वस्तु यहां पर है तो सीधा इसका प्रकाश का किरण सीधे जाएगा और ये कहां से होकर के गुजरेगा भाई? फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा कहां से होकर के जाएगा? दूसरा प्यारे बच्चों एकदम ध्रुव से, सेंटर से होकर के जाएगा और इसका कटान बिंदु जो होगा वो यहां पर कहीं होगा। ये वाला इधर से आकर के यहां पर कटेगा और जहां पर ये बना ये प्यारे बच्चों आपका 2f है। ये क्या है? 2f है। और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है। अगर इस प्रतिबिंब का नाम हम ए बी देते हैं तो इसका नाम हम दे देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है ना? यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर वस्तु 2f पर है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन 2020 के परीक्षा में पूछा गया था प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस के 2f या वक्रता केंद्र पर, ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस में 2f या वक्रता केंद्र पर रखे गए बिंब के प्रतिबिंब बनने और रेखा चित्र खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थान बताइए। सीधे लिखेंगे, जब वस्तु 2f पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, जो उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये कुछ किरण आरेख हैं जिसको कि आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है ना? परीक्षा में ये सब आ जाता है। समझ में आ गया? एक तो ध्रुव और ये लेंस, और एक जो बताया ना कि लेंस और फोकस के बीच में, तो वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। वो सब याद रखिएगा। ठीक है? अगला चीज जो आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, इसको याद रखिएगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, याद रखिएगा। क्या चीज? पावर ऑफ लेंस। प्यारे बच्चों, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता निकालने का एक बड़ा बेजोड़ सूत्र होता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि पावर ऑफ लेंस है क्या। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि ये कोई लेंस है, ठीक है ना, इसका ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। अगर कोई लेंस, जैसे ये प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है ना, अगर इस लेंस में पावर ज्यादा होगा, क्षमता ज्यादा होगा, तो ये प्रकाश के किरण को ज्यादा मोड़ेगा। अगर पावर कम होगा तो ये प्रकाश के किरण को कम ही मोड़ेगा। यानी कि अगर पावर ज्यादा होगा तो यहां से मोड़ेगा, अगर पावर इसका और कम होगा तो यहां से मोड़ेगा, और अगर पावर कम होगा तो यहां से मोड़ेगा। मतलब पावर ज्यादा होगा तो प्रकाश के किरण को ज्यादा मोड़ेगा, पावर अगर मान लिया जाए कम होगा तो प्रकाश के किरण को कम ही मोड़ेगा। ठीक है ना? तो लेंस की क्षमता ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता कहने का मतलब हुआ जो लेंस प्रकाश के किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा, जो लेंस प्रकाश के किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा, वह लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगा। उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगा, याद रखिएगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना? जो लेंस प्रकाश के किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा, उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगा। क्लियर हुआ बाबू? जो लेंस प्रकाश के किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा, उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगा। क्लियर? अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला होता है। जब वैल्यू अगर मीटर में दिया हुआ रहे तो पावर यानी कि लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, तो इसका हो जाएगा O1/F। जब मीटर में रहे, जब वैल्यू किस चीज में रहे? मीटर में रहे। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि जब सेंटीमीटर में वैल्यू रहेगा तो 100/F हो जाए। लिखेंगे कि जब वैल्यू सेंटीमीटर में रहे, ठीक है ना, जब वैल्यू सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? 100/F हो जाएगा। क्लियर? तो ये परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि लेंस की क्षमता निकालें। तो भाई अगर लेंस का क्षमता निकालने का बात आ गया, वैल्यू अगर सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू अगर मीटर में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना? परीक्षा में सवाल आ जाता है। जैसे देख लीजिए 2024 में यह सवाल आया था कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता, तो अभी क्या बताया कि जो लेंस प्रकाश के किरण को जितना ज्यादा विचलित करेगा, यानी जितना ज्यादा मोड़ेगा, उसी को कहते हैं क्या? लेंस की क्षमता। ठीक है ना? यानी कि लेंस का क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। समझ में आ गया ना? फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस की क्षमता कम, फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज्यादा। समझ में आ गया ना? तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक। तो लिखेंगे किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि जो लेंस जितना ज्यादा मोड़ेगा उसको लेंस की क्षमता कहेंगे, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये वाला लाइन शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम कैसे है सर, जरा बता दीजिए। प्यारे बच्चों, फोकस दूरी का व्युत्क्रम कैसे है, जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना? ये आपका हो गया
उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष। जरा समझिएगा, ये कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है ना, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है। अगर प्यारे बच्चों लेंस का क्षमता ज्यादा होगा तो फोकस दूरी एकदम कम होगा, यहीं पर फोकस दूरी हो जाएगा, देखिए बस इतना ही फोकस दूरी हुआ। अगर लेंस का क्षमता बहुत कम होगा तो फोकस दूरी यहां पर होगा, तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी कि जब फोकस दूरी बढ़ रहा है इसका मतलब कि लेंस की क्षमता कम है, जब फोकस दूरी घट रहा है मतलब लेंस की क्षमता ज्यादा है। तो फोकस दूरी का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? फोकस दूरी का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। फोकस दूरी का उल्टा होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, एकदम सीधा याद रखिए, ठीक है ना। लेंस की क्षमता बढ़ेगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा। लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, और लेंस की क्षमता घटेगा, और लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, और लेंस की क्षमता घटेगा, और लेंस की क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, तो फोकस दूरी बढ़ेगा। क्लियर हुआ बाबू यहां तक है? तो लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में अगर आ जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसे सोचिए आप ना, इसको कुछ देर के लिए मत देखिए, ठीक है ना, इसको कुछ देर के लिए मत देखिए। आप सीधे इसे सोचिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता निकालिए, पावर निकालना है। अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो आपको 100/f वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो 100/f। तो प्यारे बच्चों 100/f कितना है 10, तो 10 दहिया 100, यानी कि 10, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है तो 10 डायऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना है। समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो बता दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बताइए यस और नो। अब सीधे एक चीज बच गया है, उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जल्दी से बताओ भाई। अगर प्यारे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में सिद्ध करें, उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। क्या सिद्ध करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। प्यारे बच्चों एकदम आसानी से समझ जाइएगा। पहले तो यह समझ लो कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो फोटो वही वाला बनेगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला बना था, ठीक है ना। फोटो वही बनेगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला बना था। प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम आप लोगों को कुछ देर पहले सरल सूक्ष्मदर्शी वाला फोटो बना करके दिखाए थे, याद है? सरल सूक्ष्मदर्शी वाला फोटो, ये वाला फोटो याद है आप लोगों को? है? तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना तो फोटो वही बनेगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला फोटो, ये एकदम यही वाला फोटो से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई उत्तल लेंस में सिद्ध करना है, तो अभी आपको क्या बताया, एकदम यही वाला फोटो बन जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? बस इसमें क्या करना है, चेंजिंग थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पर एक लंब डाल देना है, ठीक है ना, यहां पर एक सीधा लंब डाल देना, बस। सारे बच्चों को समझ में आया? तो अगर लंब डाल दिए तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री हो गया भाई, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री। बस इसी पर हमारा पूरा कैलकुलेशन बन जाएगा, इसी एक फोटो पे हमारा पूरा कैलकुलेशन बन जाएगा। कहिएगा सर कैसे बन जाएगा, जरा बता दीजिए। चलो भाई पहले ना हम क्या करते हैं, इसका नाम थोड़ा रख लेते हैं बढ़िया से। ये तो सब आपको पता चल गया, ए बी वस्तु का जो हम नाम रखे हैं, वस्तु, ये वस्तु कौन सा है, ए बी है। प्रतिबिंब कौन सा है, ए डैश बी डैश है। ये वाला चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार यस और नो करके बताइए। हाँ, बस यहां पर हम जो लेंस है इसका नाम रख लेते हैं एम, और ऊपर नाम रख लेते हैं एम डैश। अब कोई दिक्कत? बताओ बाबू, अब कोई दिक्कत? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए।
कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम इसी के ऊपर ना हम पूरा, अच्छा इसमें आपको दो चीजें देखना है मुख्य रूप से, समझिएगा क्या क्या चीजें देखना है आपको। दो गो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो दो गो त्रिभुज आराम से समरूप हम लोग कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए। एक गो त्रिभुज आपको ये वाला लेना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, बड़ा एकदम हाईलाइटेड कलर से इसको हाईलाइट करते हैं। एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, इसी में एक दूसरा त्रिभुज प्यारे बच्चों ये वाला हो जाएगा। ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। तो शुरुआत में हम लोगों को ये त्रिभुज समरूप सिद्ध कर देना है। अगर ये त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, पहला चीज समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा त्रिभुज कौन वाला समरूप सिद्ध करना है? पहला तो ये समरूप सिद्ध करना है गुरुजी, और दूसरा तो प्यारे बच्चों दूसरा जरा सुन लीजिए। दूसरा त्रिभुज जो हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे ये वाला करेंगे, ये वाला। ओहो क्या बात है। एक तो ये वाला हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया ये वाला। देख लीजिए जरा ध्यान से, ये वाला। ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। बस हम शुरुआत में क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे, एक बड़का और एक छोटका, और दूसरा बार ये बड़का और ये छोटका। प्यारे बच्चों आप लोग बहुत गणित बनाए हैं ना, समरूप सिद्ध कर दीजिए आराम से। ठीक है, आराम से आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। हम इस बिंदु का नाम रख देते हैं ओ, यहां पर जो रखे हैं ध्रुव पी, हम इसका नाम रख देते हैं ओ। ठीक है ना, और तो कोई हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, आप तो बड़े आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक पहले शुरुआत में ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे। अगर समरूप सिद्ध हो जाए तो फिर बाद में, हाँ तो फिर बाद में कौन बोला? ठीक है, F2 तो हो, यही तो है भाई। ठीक तो है, कहां कोई दिक्कत हो रहा है? इसको हम F1 F2 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर आप लोगों को समझाने के लिए ना हम फिर से एक फोटो बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर से फोटो बना दीजिए। चलिए भाई, आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का इच्छा है कि गुरुजी फिर से एक बार बना दीजिए। लीजिए भाई, हम फिर से एक बार बना देते हैं। आप लोग का इच्छा हो रहा है कि फिर से बना दीजिए, तो फिर से बना देते हैं। लीजिए, इसको भी हटाइए देते हैं, फिर से हम बनाते हैं। एकदम बड़का को लेंस बनाते हैं। ये देख लीजिए, इतना बड़ा लेंस हो गया। ठीक है, इसका प्रधान अक्ष इधर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर ओ बिंदु हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है ना, लेंस का बीचों बीच एकदम सुनिएगा, एक एक थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका हटेगा ना तो समझ में हो सकता है कि ना आए, इसलिए ना एक एक चीज को एकदम थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। चलो बाबू, क्लियर? जरा ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आपका हो गया F1, फोकस पहला दूरी है। इधर आपका हो जाएगा F2। ठीक है ना, दो फोकस होता है। यहां पर हो गया 2F1, यहां पर हो जाएगा 2F2। क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझा देंगे, दिमाग में ठोक देंगे एकदम। ठीक है ना, आपके दिमाग को एकदम समझ में आ जाना चाहिए। हम आपको क्या बता रहे हैं कि वस्तु जो हम लोग रखेंगे यहां पर रखेंगे। ठीक है ना, यहां पर हम एक वस्तु रखे, वस्तु का नाम रख दिए AB, वस्तु का नाम रख दिए AB। प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो भाई पहला तो एकदम सीधा ऐसे आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, और ये कहां से जाएगा? ये फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा एकदम सीधे यहां सेंटर से होकर के जाएगा, और पीछे में हम लोग इसको मिलाएंगे। ऊपर में ना इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऊपर में ये कहीं इधर जाकर के मिल जाएगा। यहां पर जाकर के क्या होगा, मिलेगा। और जहां पर ये मिला, यहीं पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश। क्लियर? चलिए, यहां पर एक लंब खींच देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। दर्पण, ये लेंस का नाम रख देते हैं M डैश, और ये हम यहां पर इसको नाम रख देते हैं, इस बिंदु का क्या नाम रख दें? इस बिंदु का नाम रख देते हैं, ये लेंस है ना, तो लेंस है तो मिरर क्यों करते हैं हम? लेंस है तो इसका नाम रखते हैं L डैश, और इस बिंदु का नाम M रख देते हैं। चलिए, अब तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको क्या बताए कि आप लोगों को दो गो त्रिभुज जो है वो समरूप सिद्ध करना है। ठीक है ना, कौन कौन भाई?
दो गो त्रिभुज को ना समरूप हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा त्रिभुज है जिसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए ये वाला, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, जरा देखिएगा ध्यान से कौन कौन वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। एक तो प्यारे बच्चे आपको ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, और दूसरा जो है वो आपको ये वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। देखिए जरा इंडिकेट कर रहा है दोनों त्रिभुज को ना, जरा आप गौर से देख लीजिए, समझ में आ रहा है? दोनों त्रिभुज को आप जरा गौर से देख लीजिए, कौन कौन वाला त्रिभुज हुआ समझ में आया? कौन कौन वाला त्रिभुज हुआ समझ में आया? एक तो ये वाला त्रिभुज, ये बड़का है, और दूसरा कौन वाला त्रिभुज हुआ? दूसरा त्रिभुज हुआ ये वाला छोटका। देख लीजिए, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? चलिए, तो ये वाला आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज हम लोग ये वाला लेंगे, जरा देख लो बाबू ध्यान से। एक त्रिभुज हो गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हो गया अपना ये वाला। देख लीजिए, क्लियर? समझ में आया ना? चलिए भाई, सारे बच्चों का क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बारी बारी से जब इतना समझिए गए हैं तो हम आप लोगों को एकदम बढ़िया से शालीनता से समझाते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कि माना कि एल एल डैश एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना? माना कि यह एक उत्तल लेंस है जिसका क्या हो जाएगा, जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ है, यह प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, तो प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया। फोकस दूरी एफ है, फोकस दूरी एक, हम फोकस दूरी क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। प्रधान अक्ष को हम मान लेते हैं एक्स एक्स डैश, प्रधान अक्ष हमारा एक्स एक्स डैश हो गया। कुछ भी नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। प्रधान अक्ष पर रखी एक वस्तु है जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि लेंस और फोकस के बीच में है, जिसका आभासी और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू? ये चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इधर लिख देते हैं, ये चीज लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि एल कॉमा एल डैश एक उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है जिसका ध्रुव प्रकाशिक केंद्र, जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ और का प्रकाशिक केंद्र ओ और इसका प्रकाशिक केंद्र ओ है। बस सीधे ऐसे लिख देते हैं। लिखते हैं कि प्रधान अक्ष पर रखी एक वस्तु, प्रधान अक्ष पर रखी एक वस्तु AB का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ए डैश बी डैश बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्लियर हो गया बाबू? ये चीज हम लोगों को सबसे पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है ना? चित्र गलत नहीं है भाई, चित्र एकदम सही है, चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। अभी आपको हम बताए थे ना सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, अभी हम आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी वाला नहीं बताए थे? सरल सूक्ष्मदर्शी वाला तो बताए थे ना, वही तो है चित्र। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग? इसको साइड करते हैं, थोड़ा फिगर छोटा करते हैं, ठीक है ना? और आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम लोगों को ये दो त्रिभुज में क्रियाकलाप करना पड़ेगा। हम लोगों को शुरुआत में ये दो त्रिभुज में क्रियाकलाप करना पड़ेगा। कौन कौन सा त्रिभुज है भाई? कौन कौन सा त्रिभुज है? तो शुरुआत का एक त्रिभुज है ये वाला, ठीक है ना? ये त्रिभुज है और फिर है ये त्रिभुज है, दोनों छोटका त्रिभुज, ठीक है बाबू? ये त्रिभुज हो गया छोटा वाला और ये त्रिभुज हो गया बड़ा वाला। यानी कि लिखेंगे ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा है बाबू? सबसे पहले अगर हम बड़का त्रिभुज का बात करें तो ओ ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। और ट्रायंगल अभी छोटका का बात करते हैं ओ ए बी में। ये पहले हम लोग दो त्रिभुज का बात करेंगे, समझिएगा जरा ध्यान से, दो त्रिभुज का बात करेंगे। तो आपको पता है ये वाला और ये वाला दोनों समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। यानी कि कोण ए बराबर कोण ए डैश, ऐसे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश। कैसे भाई? 90 डिग्री है। और ये वाला जो कोण है प्यारे बच्चे, ये दोनों में कॉमन है। मतलब आप ऐसे समझिए, एक त्रिभुज ऐसे आप
एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, और इसी में अगर एक रेखा खींचते हैं तो ये वाला जो कोण है ना, यह उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, मतलब दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं कोण O बराबर कोण O, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण हो गया। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण हो गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, तो जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू? समकोण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा, समकोण नहीं समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल OAB डैश समरूप त्रिभुज OAB। और आपको बताए हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके अंतःभुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, यानी कि लंब बटा लंब और आधार बटे आधार हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल OAB डैश को देखते हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा A डैश B डैश बटा और उसका लंब क्या हो जाएगा? AB बराबर आधार हो जाएगा OA डैश बटा छोटका त्रिभुज का आधार हो जाएगा OF डैश। क्लियर हुआ? बताओ बाबू। ओ सॉरी, F डैश नहीं है, OA डैश बटा OA, OA डैश बटा। क्लियर? यहां तक हो गया है? तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। मतलब शुरुआत का जो दो त्रिभुज था इसका तो काम खत्म हो गया। बताओ बाबू, शुरुआत का जो दो त्रिभुज था इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? ई वाला त्रिभुज में देखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग ना इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला जो बड़का त्रिभुज आ रहा है, ये वाला त्रिभुज में, एक त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज में अब हम लोग बात करेंगे। यानी कि अब ट्रायंगल कौन सा है? F2A डैश B डैश। अब कौन सा है बाबू? F2A डैश B डैश लिखेंगे। अब ट्रायंगल F2A डैश B डैश और ट्रायंगल F2OM क्या हो जाएगा? F2OM। ध्यान से सुनिएगा, F2OM में, यानी कि ये वाला जो बड़का त्रिभुज है और ये वाला जो छोटका त्रिभुज है, एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझिएगा, ठीक है ना? देखो ना भाई, कोई भी त्रिभुज से आपको निकालने से ना मतलब है, अगर नहीं निकल जाएगा, नहीं सिद्ध हो जाएगा तब ना। आप कह रहे हैं कि सर इसको अलग तरीके से बना सकते हैं, इसको कई तरीकों से हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कई तरीकों से नहीं बना सकते हैं। हम मतलब यही वाला फिगर लेकर के हम बना दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वस्तु 2F पर होगा। क्या लिख रहे हैं? वस्तु 2F पर होगा। गजब हाल है भाई। हम वस्तु 2F पर रखेंगे तब ना जब प्रतिबिंब 2F पर बनेगा। हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर प्रकाशित केंद्र और F के बीच में, तो भाई ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला चित्र है। आप लोग पहले समझिए, देखिए कि आंसर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर F2A डैश B डैश और F2OM में क्या करेंगे? फिर से प्यारे बच्चों, कोण O और कोण A डैश, ये दोनों क्या है? समकोण है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप जरा समझना, ये वाला और ये वाला समकोण है, यानी कि कोण O बराबर कोण A डैश, ये क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। समझिएगा, ये क्या हो गया? समकोण हो गया। बहुत सारे फिगर से बना सकते हैं। तो ये हो गया समकोण। और कोण F2 बराबर कोण F2, ये क्या हो गया? ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। ये वाला तो एकदम आसान है। तो अब दो कोण बराबर, तो भाई जो ट्रायंगल है ये समरूप हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल F2A डैश B डैश समरूप त्रिभुज F2OM। तो फिर से यहां पर लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, तो लंब क्या हो गया? A डैश B डैश बटा उसका लंब क्या हो गया? OM बराबर आधार क्या हो गया? आधार हो गया F2A डैश, आधार हो गया F2A डैश बटा उसका आधार हो गया F2O। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? अब जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब जरा यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्यारे बच्चों ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर OM, AB और OM बराबर है। समझना बाबू, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। AB और OM क्या है? दोनों बराबर है कि नहीं है? तो अभी यहां पर क्या आया है? A डैश B डैश, हम लिख देते हैं A डैश B डैश, तो हम लिख देते हैं यहां पर A डैश B डैश, हम लिख देते हैं A डैश B डैश बटा नीचे क्या है? OM है, तो OM के जगह पर हम AB लिख सकते हैं ना, OM के जगह पर AB लिख सकते हैं। तो भाई OM के जगह पर AB लिख दिए बराबर, इधर क्या है? F2A डैश। क्या है बाबू? F2A डैश। सुन रहे हैं कि आप लोग नहीं सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया। F2A डैश, F2A डैश, F2A डैश, ये हो गया आधार और इसका आधार हो गया बटे F2O। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। समझ में आया? इसको हम लोग क्या मान लिए? समीकरण 2 मान लिए। अब प्यारे बच्चे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समझिएगा जरा ध्यान से। F2A डैश
बटा F2O। समीकरण 1 और 2 से अगले स्लाइड में चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देख लीजिए a डैश b डैश बटा ab, a डैश b डैश बटा ab, ये दोनों में LHS बराबर है। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी तो बराबर होगा बाबू, यानी कि OA डैश बटा OA, लिखेंगे OA डैश बटा OA बराबर क्या हो जाएगा, F2A डैश बटे क्या हो जाएगा, F2O। बस ये हमारा निकल करके आ गया। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलो भाई, चिन्ह परिपाटी पहले हम लोग देख लेंगे एक तरफ, ठीक है ना। एक तरफ क्या देख लेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी। यहां पर हम लोग देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। समझिएगा, चिन्ह परिपाटी किसका किसका निकालना होगा, OA डैश का, OA का, F2A डैश का और F2O का। चलिए, तो OA डैश सबसे पहले हम बात करते हैं। OA डैश ये तो प्रतिबिंब की दूरी है ना, OA डैश, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं, और चूंकि ये बाएं साइड है तो ये माइनस V हो जाएगा। अगला होगा बाबू OA, क्या हो गया, OA कहां गया जी, OA, तो OA क्या है, OA वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, लेकिन बाएं साइड है तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस U हो जाएगा। आगे है, अच्छा पहले इसका देख लीजिए, F2O, हम इसको ऊपर में पहले लिख देते हैं, F2O। F2O क्या है भाई, F2O ये तो फोकस दूरी है, और फोकस दूरी है और इसमें भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो प्लस F हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू। अच्छा, लास्ट में बच गया F2A डैश, F2A डैश। तो प्यारे बच्चों, F2A डैश अगर हमको यहां से यहां तक का दूरी निकालना है तो F2O प्लस OA डैश हो जाएगा कि नहीं होगा। F2O मतलब अगर आप समझिएगा, हमको यहां से यहां तक का दूरी निकालना है ना, तो हम पहले इतना जोड़ लेंगे और फिर इतना जोड़ लेंगे, यानी कि F2O प्लस OA डैश क्या लिखेंगे, F2O प्लस OA डैश। अब हमारा F2O भी निकला हुआ है, OA डैश भी निकला हुआ है, हमारा आसानी से निकल जाएगा, समझिएगा आप। तो OA डैश के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस भी लिख सकते हैं बटे OA के बदले में क्या लिख सकते हैं, माइनस U लिख सकते हैं, बराबर F2A डैश। तो F2A डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F2O प्लस OA डैश बटे F2O की जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस F। अब समझिएगा, फिर एक लाइन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, माइनस भी बटे माइनस U बराबर F2O क्या है, प्लस F प्लस OA डैश क्या है, माइनस भी, तो यहां पर हो जाएगा माइनस भी बाई प्लस F है तो प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है ना। यहां पर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम F2O है ना, तो F2O की जगह पर हम प्लस F कर देते हैं, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और OA डैश है तो माइनस भी ऐसे कर देते हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा हो सकता है कि समझ में ना आए, यहां पर प्लस F है तो प्लस F ही कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे बाबू, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करना बड़ा आसान है, V में F से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, बराबर। अब समझिएगा, माइनस U और प्लस F, समझना बाबू, माइनस U और प्लस F, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस UF हो जाएगा। और फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना। अगर इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस यहां हो जाएगा प्लस, और भी U हो जाएगा UV। समझ में हुआ, बताओ यहां तक समझ में आया, प्लस F माइनस भी, प्लस F माइनस भी, F प्लस थोड़ा सा रुक जाओ, F माइनस भी, यहां पर तो F माइनस भी हम लोग सिंपल भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कहीं ना हमें लगता है कि मिस्टेक कर रहे हैं क्या। एक अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, तब आसानी हो जाएगा। V माइनस माइनस U बराबर F प्लस माइनस माइनस V बटे F, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए भाई, माइनस VF, हाँ अब देखिए माइनस और प्लस तो क्या हो गया, माइनस VF यहां पर हो गया, ठीक है ना, माइनस VF इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया क्या, माइनस माइनस UF माइनस माइनस प्लस हो गया UV, माइनस क्या हो गया, UV हो गया, क्लियर। अब चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहां पर इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, ठीक है ना, ये VF है ना, इसको इस साइड ले जाते हैं, या फिर इसको माइनस और माइनस खत्म कर दें, इधर और माइनस इधर, माइनस खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर UF को इधर ले आए तो VF को इधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो VF बराबर UF प्लस UV आराम से हो सकता है, UF, लेकिन वहां पर नहीं, ऐसे नहीं होगा,
समझिएगा, हम क्या करते हैं ऐसा कि यू एफ, ऐसा करते हैं, यू एफ है ना, उसको बराबर किस साइड लाते हैं, रुक जाओ अब हो जाएगा। यू एफ को बराबर किस साइड लाते हैं, तो इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो गया यू एफ, और ये प्लस में है तो माइनस कर देते हैं यू भी बराबर, ये इधर माइनस में है तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस भी एफ, प्लस भी एफ। हाँ अब एकदम सही हो गया, बी एफ बराबर क्या हो गया, यू एफ माइनस यू भी, ध्यान रखिएगा बी एफ बराबर हो गया यू एफ माइनस यू भी, क्लियर। यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, लिखेंगे इसको हम सही से व्यवस्थित भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं कि अब हम इसको कर सकते हैं भी एफ बराबर यू एफ माइनस यू भी, इसी को हम व्यवस्थित कर दिए। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर समझिएगा भी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ माइनस यू भी बटा यू भी एफ, इसको काट दीजिए अब, ठीक है ना। भी एफ से भी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, ठीक है, और यू भी से यू भी कट गया, तो क्या बच गया, वन बटा यू, यहां पर क्या बच गया, वन बटा यू इज इक्वल टू वन बटा भी माइनस वन बटा एफ बच गया, ठीक है। यू एफ भी, चलिए इसी को हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी को क्या कह सकते हैं, वन बटा एफ को अगर हम इस साइड लाते हैं, वन बटा भी, थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ना कहीं पर तो मिस्टेक हो रहा है, हो गया प्रूव्ड वन बटा भी माइनस यू बराबर वन बटा एफ, कहीं पर माइनस प्लस में कुछ दिक्कत हुआ है क्या, अगर हम यहीं पर इसको डिवाइड कर देते, एक प्रोसेस आगे ना ला करके यहीं पर अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यू एफ बटा यू भी एफ माइनस यू भी बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। यहाँ पर यू एफ से यू एफ कट गया, ऐसे करते हैं इस कलर से काट देते हैं, यू एफ से यू एफ कट गया, वन बटा भी माइनस यू भी से यू भी कट गया, और भी एफ से भी एफ कट गया, क्या बच गया, अभी यहाँ पर बच क्या गया है, वन बटा भी माइनस वन बटा एफ बराबर वन बटा यू। हाँ हो गया, अब देख लीजिए वन बटा भी है तो वन बटा भी रहने देते हैं, इस तरफ वन बटा यू प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर वन बटा एफ है माइनस में तो इधर आकर के वन बटा एफ प्लस में हो जाएगा, यही तो निकालना था, प्रूव्ड हो गया। हम एक स्टेप ज्यादा ही आगे बढ़ा दिए तो माइनस प्लस के चक्कर में, समझ में आ गया ना। यहां पर हम एक स्टेप ज्यादा इधर उधर कर दिए थे जिसकी वजह से दिक्कत हुआ था, बाकी हमारा देख लीजिए एकदम सही हो गया, वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ हमारा प्रूव्ड हो गया, समझ में हो गया ना। थोड़ा सा आप लोगों को देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। दो त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो जाए तो फिर प्यारे बच्चों लंब बटा लंब आधार बटा आधार करके निकालिए, चिन्ह परिपाटी निकालिए, चिन्ह परिपाटी का वैल्यू रखिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और आप लोग ऐसा करिएगा, इसको पुनः एक बार डबल स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार डबल स्पीड में करके ना जरूर देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ डबल स्पीड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर के होगा क्लियर बाबू। तो इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सब हम आप लोगों को बता दिए, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सब हम आप लोगों को बता दिए। अब हमें नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्लास करवाए और दोनों क्लास में हम सब कुछ आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब दोनों चैप्टर का बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग एक क्लास में, अगली क्लास तक क्लियर हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यह परीक्षा में आता है और आएगा तो 5 नंबर का आएगा, तब ना बोलते हैं कि अगर दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र आ गया तो आपका 10 से 15 मिनट खा जाएगा। सोचिए हम कितना बार प्रूव किए होंगे इसको, कितना बार, लेकिन फिर भी देखिए अभी हम इसमें ना बढ़िया से झुरा गए थे, ठीक है। हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ था, यहां तक तो हम एकदम स्मूथली चले आए, यहां तक क्या हम यहां तक स्मूथली चले आए, यहां पर बस एक लाइन हमसे मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, उस एक लाइन को हटाया, देखिए हमारा आंसर तुरंत निकल करके आ गया, ठीक है बाबू।
तो इस तरीके से आप लोग बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से एकदम समझ गए होंगे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास का इंतजार करिएगा, अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।